आदाब। मैं सूर्यकांत शर्मा हाजिर हूँ हिंदुस्तान की समाजी, सियासी, इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस प्रोग्राम में आज बात सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। दरअसल यूनाइटेड इंडिया में रहने वाले लाखों लोग अलग अलग मजहब को मानते हुए आज़ादी के वक्त साल 1947 से पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे थे। हालांकि अफगानिस्तान भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से इस्लामी मुल्क है और इन ममालिक में हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई मजहब के बहुत से लोग अपनी मजहबी बुनियाद पर बदसलूकियों के शिकार होते रहे हैं। लेकिन सिटीजन एक्ट 1955 के मुताबिक किसी इलीगल माइग्रेंट को भारत की शहरियत नहीं मिल सकती। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इस कानून में अमेंडमेंट के जरिए सिटीजन एक्ट 2019 के हिसाब से रिलीजियस माइनॉरिटी को भारत की शहरियत आसानी से देने का फैसला किया है। हालांकि ये सहूलत उन्हें हासिल है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले मजहबी जुल्म सितम की वजह से भारत में दाखिल हुए थे। फिर भी मुल्क के कई हिस्सों में रह रहे लोगों में बेचैनी नजर आ रही है। कुछ नहीं है, बस हिंदू की बाहर लेडी से चल नहीं, फिर घूम नहीं सकती। वो बाहर निकलती है, अभी वो कोई लड़की कोई अच्छी लग जाती है ना, वो लड़के उठा जाते हैं तो वो उसको छोड़ते ही नहीं है, मुसलमान कर लेते हैं, दीन पे चढ़ा लेते हैं। जैसे शमशान घाट होता है वो हमारा अलग करके देते हैं, जो भाई आप जो इनका हमारे मतलब कब्रिस्तान के साथ अलग करो। हिंदू और तो वो तो हमारे रिश्तेदार थे, तो वहाँ जागीरदार के पास काम करते थे। वहाँ पर वो लड़की अच्छी है, बूढ़ा 80 साल का 60 साल का, उसने ज़बरदस्ती रात को उठा के उसने शादी कर ली। ज़बरदस्ती से माँ बाप से मिलने नहीं दी गई, कोर्ट में नहीं उसको चढ़ाया, बयान भी नहीं दिया, ऐसे ही शादी कर ली ज़बरदस्ती। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार साहब और एडवोकेट संदीप महापात्रा। आप दोनों का हम अपने स्टूडियो में तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। और मैं आपसे संदीप साहब पूछता हूं कि ये CAA क्या है? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में कुछ परिवर्तन करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए लाई गई थी। और जो 2012 और उससे पहले 2015 में जब हुआ था ये, उस समय बहुत सारे मेमोरेंडम्स भी आए थे। जो कमेटी बनी थी वो देश के अलग अलग हिस्सों में गई, वहाँ पे लोगों की जो ज्ञापन है वो लेके उससे काफ़ी सघन चर्चा हुआ था जी। उसके बाद ये कानून के तौर पे इसको 2019 में दिसंबर के महीने में इसको लोकसभा राज्यसभा में पारित किया गया। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मुझे लगता है, और पिछले एक महीने में काफ़ी सारे ऐसे डिबेट डिस्कशंस में जाना हुआ है, काफ़ी सारे छात्र छात्राओं से, काफ़ी सारे पब्लिक के जो लोग हैं उनसे भी बात हुई है। मुझे लगता है कि एक मूलभूत बात जी जो कि लोगों के मन में बेवजह घर कर गई है, ये कि भाई ये किसी एक समुदाय के खिलाफ है जी। और वो समुदाय की जब हम बात करते हैं, लोगों का ये कहना है कि मुसलमान जो संप्रदाय के लोग हैं उनके खिलाफ जी, वो कतई सही नहीं है। उसका कारण क्या है? केवल और केवल जो धर्म से प्रताड़ित हुए हैं, मजहबी कारणों से प्रताड़ित हुए हैं, उनके लिए एक जो विंडो है वो 5 साल का कर दिया गया है। अभी भी कोई अगर मुसलमान बाकी देशों से जो भी मुसलमान आए, वो चाहे अफगानिस्तान से है, बांग्लादेश से है या फिर पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, उसका जो प्रक्रिया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, वो उसके लिए प्रक्रिया है। उसके अंदर अगर वो आते हैं और यहाँ पे सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करते हैं, उस पर जितने भी नियम कानून है उसको वो सेटिस्फाई करते हैं, तो अभी भी उनको मिल सकता है। पहले शायद 11 साल था, अब 6 साल इसको 11 अभी 6 साल जो है वो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मजहबी तौर पर प्रताड़ित हुए हैं। जी जी, वैसे लोगों के लिए जो 11 साल वाला है सबके लिए अभी भी है, अभी भी खुला है, और वो विकल्प अभी भी खुला है, वो विकल्प अभी भी ऑल्टरनेटिव है। पिछले 4-5 वर्षों में लगभग 500 पाकिस्तानी स्थित है जिनको कि यहाँ की नागरिकता मिली है, भारत की नागरिकता मिली है। तो ये कहना कि एक संप्रदाय विशेष को इससे अलग करके किया गया, वो सरासर गलत है। ये जो पहली भ्रांति या फिर कह लीजिए जो एक तरह से कह लीजिए मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया गया, उसको दूर करना बहुत जरूरी है कि ये किसी संप्रदाय विशेष के विरुद्ध में नहीं है। ये केवल और केवल भारत में इस तरह की बातें पहले से भी चली आ रही हैं, और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि NDA 2 की सरकार, जो मोदी जी की सरकार दूसरी बार आई है, उन्होंने पहली दफा इस बात को छेड़ी है। पहले बहुत सालों से इसके बारे में चर्चा हो रही है, और इसकी चर्चा अवधारणा अगर देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स हुए हैं उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 5 to 11 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है
हम लोग एक बेसिस दे रहे हैं। और आर्टिकल 11 में ये कहा गया है कि समय के अनुसार भारत के जो पार्लियामेंट है उसके पास अधिकार रहेगा कि सिटीजनशिप एक्ट किस तरह से लाया जाए, उसमें क्या बदलाव किया जाए, सिटीजनशिप किसको मिलेगा, सिटीजनशिप कैसे वापस लिया जा सकता है, ये भारत की पार्लियामेंट तय करेगा। और उसके तहत 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट आई और वो काफी बार उसका अमेंडमेंट हुआ है, आज तक 10 बार अमेंडमेंट हो चुका है। और काफी बार जो अमेंडमेंट हुआ है, कुछ एक अमेंडमेंट इस तरह से हुआ है कि जिसमें सब लोगों के उसमें भागीदारी थी और जो लोग आज सीए की विरोध कर रहे हैं उनकी भी भागीदारी थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रस्तावना लाया उस समय किसी ने विरोध नहीं किया था। मैं आपसे अभी लौटता हूँ जी। संजय साहब, हमारा जो कार्यक्रम का थीम है, जो प्रोग्राम का थीम है, वो है सीए मिथ एंड रियलिटी कि ये अमेंडमेंट पहली बार नहीं हुआ है। वो लोग जो रिलीजियस एट्रोसिटीज का शिकार होते आए उनको सिटीजनशिप देना कोई गलत बात नहीं है, पीरियड में शॉर्टेज करना कोई गलत बात नहीं है। सीए के बारे में तो संदीप जी ने पूरे बखूबी जिक्र किया और हम सब कह सकते हैं कि इसमें शायद आप लूपहोल्स कहीं ना कहीं किसी भी कानून में निकाल सकते हैं। सरकार ने कहा कि हम लोगों के घर घर तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि सीए कानून क्या है। शायद ऐसा होता कि ठीक है, अगले हम 2 महीने हम इसको कह रहे हैं कि इस पे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और शायद कुछ फोरम्स तलाशनी चाहिए थी, शायद बातचीत करने की, जिसके रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। कुछ स्टेट ने इस सीए के जो भी प्रोविज़न उनको नहीं पसंद आए, रिट पिटिशन भी डाल रखी है। इस पर आम आदमी क्या समझे, इसे आप कैसे बताएंगे? देखिए, जहाँ तक संजय जी की बात है कि सरकार से क्या अपेक्षाएं थी, कुछ हद तक संजय जी जो आप कह रहे हैं उनकी वो विचार है। मेरा केवल एक कहना है कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे 140 पिटिशंस लग चुकी हैं सीए को चैलेंज करते हुए। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको भरोसा है और साथ ही साथ 140 पिटिशंस आ चुके हैं, साथ ही साथ इस तरह के धरना प्रदर्शन करना और दिल्ली जैसे शहर में एक रास्ता बंद कर देना, उसके कारण कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, ये भी एक पहलू है जिसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और होनी चाहिए। जहाँ तक आपकी बात है, जो सरकारों ने चैलेंज किया है, अनुच्छेद 131 कॉन्स्टिट्यूशन की कहती है कि भाई कोई अगर स्टेट और सेंटर की डिस्प्यूट है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। परंतु उसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7th शेड्यूल में 3 तरह के बनाए गए हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में 17th नंबर जो एंट्री है जी, जो सिटीजनशिप रिलेटेड पावर्स हैं वो सेंटर के पास है कि सेंटर उसी के ऊपर कानून बनाएगा और उसी के तहत ये अमेंडमेंट वगैरह आए हैं। अच्छा, जो 256 है धारा, उसमें ये कहता है कि सेंटर का अगर कोई कानून इस तरह से है तो राज्य उसको मानने के लिए बाध्य है। एक ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि 131 का अगर देखेंगे, अगर सेंटर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तभी जाके आप जा सकते हैं। अच्छा, तो जिस तरह के डिस्प्यूट्स वो लेके गए हैं, मुझे लगता है केवल और केवल वो राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि आज के समय में अगर आप देखेंगे तो केरल ने एक पिटिशन फाइल किया है, सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। किस तरह से उसकी मार्जना होगा, किस तरह से उसकी एडजुडिकेशन होगा, वो अलग बात है। परंतु सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह के मामला वहाँ पे पड़ा हुआ है, उस तरह के मामला वहाँ पे अभी दाखिल हुआ है और नोटिस इश्यू हुआ है, सब पक्षकारों को बताया गया है कि भाई आप वहाँ पे अपना अपना जवाब दाखिल करिए जिनको जवाब दाखिल करना है। तो मेरा ये कहना है कि इस समय एक और भी एक स्थिति बनती है, जो लोग इस तरह के जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग एक डेमोक्रेसी में हैं, जुलूस प्रदर्शन आप जरूर करिए, परंतु डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट ये भी है कि अगर आप डिवीजन ऑफ पावर में विश्वास रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये सब है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर आपका पूरा भरोसा है तो आप जिस तरह से जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में भी आप सोचिए। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। और जो स्टेट्स इस तरह से अगर आप देखें, काफ़ी सारे स्टेट्स ने रेजोल्यूशंस भी पास किए हैं अपने असेंबली में, वो जो हमारे संघीय ढांचा यूनियन, क्योंकि जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में है, देखिए इसमें सबसे बड़े विडंबना ये है, आयरनी ये है कि आप प्रियम्बल दिखा के बात कर रहे हैं, परंतु वही कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, केशवानंद भारती केस में कहा, एसआर बोम्मई केस में भी कहा। तो उसके बारे में आप भी सोचिए कि आप अगर मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रियम्बल दिखा के आप प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं तो ये भी शब्द इस्तेमाल करूँगा, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आप साथ ही साथ इन सारे पहलुओं के ऊपर भी चर्चा करिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन एक ही तरह के दिखाएंगे और बाकी सारे नहीं मानेंगे तो ये डेमोक्रेसी के लिए और देश के लिए हितकारक नहीं है। हर कंट्री में जब भी कोई सिटीजन या कोई भी एक्ट बनता है तो उसकी बेहतरी, उसमें जो
फोकस होता है वो उसके लोग होते हैं, उसके सिटीजन्स होते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं कानूनी दृष्टि से, उसे आप कैसे समझाएंगे लोग? देखिए, कानूनी दृष्टि से तो यही है कि जो भारत का व्यवस्था है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने कानून को अमेंडमेंट को पारित किया है और उसमें केवल 3 देशों के जो प्रताड़ित लोग हैं उनको दिया जाएगा और एक कट ऑफ डेट तय किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक अगर आप भारत में आए हैं और आप इलीगल इमिग्रेंट हैं, इसका मतलब यह है कि आप आके यहाँ पे जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप अप्लाई कर सकते हैं जी। एक और बड़ी पहलू है, लोगों को ये लगता है कि भाई जो भी आएगा उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो प्रक्रिया है वो सिटीजनशिप एक्ट और उसके जो रूल्स हैं उसके तहत आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी लोगों को लगता है कि भाई ये आ गया, इसका मतलब ये है कि जो अंदर आ चुके हैं उनको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको भी वही प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। सिटीजनशिप एक्ट में जो प्रक्रिया दिया गया उनको भी एप्लीकेशन देने पड़ेंगे और वो तय किया जाएगा कि आप भारत के नागरिक बन सकते हैं कि नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है, संजय जी ने अभी श्रीलंका और कुछ जिक्र किया, मैं आपको ये बता दूं कि 1960 के दशक में भी वहाँ पे जो तमिल थे जी, काफ़ी प्रताड़ित वहाँ पे हुए, कोई भी कुछ भी कारण हो। उस समय भी भारत ने इस तरह का एक पहल किया था और लगभग मैं अगर आंकड़ा ठीक से याद रखूं तो 3 लाख से ज़्यादा ऐसे लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप दी गई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह का एक दृष्टांत का ये एग्जाम्पल पहले से भी है, जब भारत ने अपना झोली फैला के सबको अपने साथ रखने का प्रयास किया है और उस समय हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एनआरसी से जोड़ के देखना ये कहाँ तक तर्कसंगत है, एक अलग विषय है, क्योंकि उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम अपने प्रोग्राम में सीए और मिथ और रियलिटी पर ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन मेरा खाली केवल यही बात कहनी है कि जो एनआरसी को लेके एक भ्रांति पैदा की जा रही है कि आपको कागज मांगेंगे जी। मैंने इसके बारे में लिखा भी है, अभी एक प्रकाशन ने प्रकाशित भी किया जी। कि आज के समय में शुक्ला जी ऐसा होता है कि आपको अगर कोई सिम कार्ड भी आप लेने जाते हैं तो आपको अपना बायोमेट्रिक देना पड़ता है। कोई गवर्नमेंट स्कीम्स आप उपलब्ध करना चाहते हैं, उसकी सुविधा सुख सुविधा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत आज ऐसे एक स्थिति में है कि इस देश में बहुत सारे लोग, सबके पास, मेरे मन में तो ऐसा है कि सबके पास कुछ ना कुछ दस्तावेज इस तरह से है। लेकिन एनआरसी, आज गृह मंत्री ने और सदन में भी आज एक स्टेटमेंट दिया है कि एज ऑफ नाउ एनआरसी के बारे में हम कोई सोच नहीं रख रहे हैं, ऐसा भी एक क्लैरिफिकेशन आया है। तो एनआरसी और सीएए को जोड़ना नहीं चाहिए, पहली बात। सीएए केवल और केवल एक बहुत ही एक कम संख्या के लोगों के लिए उसका आप कहेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन का जो है या फिर उसका जो लाभ है उनको मिलेगा, और ये किसी धर्म विशेष के लोग के विरुद्ध नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सीएए से भारत के जो नागरिक हैं, वो चाहे किसी भी तरह से वो नागरिक बने, उनके नागरिकता के ऊपर कोई आंच नहीं आ रही है जी। तो मैं इसीलिए बड़ा ही कभी कभी अपने आप को असमंजस स्थिति में पाता हूं कि भाई सारा प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। अगर आप एनआरसी से लिंक कर रहे हैं और सरकार अगर कह रही है कि एनआरसी का अभी कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप आसाम की बात करके देख रहे हैं तो आसाम में जो एनआरसी हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो उसके आदेश पे हुआ था। तो सारे चीजों को एक साथ एक लंबी फहरिस्त है, एनआरसी अभी एक लंबा रास्ता है जी। तो सारे चीजों को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। सीए के अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन करिए, परंतु एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन की तरह इन्फॉर्म्ड प्रोटेस्ट करिए। अच्छा, आपके हिसाब से मैं पूछता हूँ, क्या मेजर्स लिए जाएं जिससे कि सीए अपनी मौजूदा शक्ल में अख्तियार ले, सब में एक्सेप्टेबल हो? इसके दायरे को थोड़ा सा बढ़ाने की अगर सरकार कोशिश करे तो शायद कुछ चीज़ें जिस पर विरोध हो रहा है, जो मैं कह रहा था कि कुछ और देशों को भी आप शामिल कर लें, भले ही वहाँ के लोग आए हैं या नहीं आए वो अलग बात है। तो ये जो विरोध हो रहा है कि आपने श्रीलंका को क्यों नहीं किया, नेपाल को क्यों नहीं लिया, भूटान को क्यों नहीं लिया, तो एक तो उस पॉइंट पे लोगों का विरोध फिर बेईमानी हो जाएगी। लोग कह सकते हैं विरोध अब किस बात का। तो प्रोसिक्यूटेड एक वर्ड है, उसके आधार पे सरकार निर्णय ले सकती है। आप एक तरह से कोई एक टूल्स बनाए जिसके आधार पे आप कह सके कि हाँ सचमुच इनके साथ भेदभाव हुआ, एक पैरामीटर अगर कर दें और फिर तो कम से कम अभी जो इसके विरोध के जो स्वर है वो दब जाएंगे और शायद हम आगे बढ़ पाएंगे इस कानून पर जी। इसमें कंक्लूडिंग में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी बातचीत की पहल होनी चाहिए सरकार की तरफ से। सरकार ने कहा कि हम लोगों के घर घर जाकर के इस लोगों को बताएंगे कि ये कानून जो है नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। सही बात है। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ संदीप जी से कंक्लूडिंग रिमार्क्स पूछने से पहले, भाई इलाज तो उसी का होगा जो मर्ज होगा।
जो अफेक्टेड होगा उसे दर्द भी होगा, उसका इलाज भी होगा। और चूंकि डेमोक्रेसी का एक बेसिक नियम है, रूल है कि कानून के तहत सब कुछ करें। तो आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में सीए के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि सीए की जो दस्तावेज वो लगभग 2015-16 से पब्लिक डॉक्यूमेंट के हिसाब से वेबसाइट कह लीजिए लोकसभा की, राज्यसभा की, उसमें अवेलेबल है। तो भैया 5-6 साल तक आप क्या कर रहे थे? अचानक से बाकी सारे जो समुदाय हैं, कुछ लोग अहमदिया की बात करते हैं, कुछ लोग रोहिंग्या की बात करते हैं, और बहुत सारे, अगर इस तरह के दायरा बढ़ाएंगे तो फिर मतलब उसका अंत नहीं है। जहाँ तक रोहिंग्या या अहमदिया, क्योंकि ये बहुत चर्चाओं में आई है, मैं आपको ये बता दूं कि जो 35,000 मेमोरेंडम उस समय मिले थे, उस समय किसी ने इस बात को जिक्र नहीं किया। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया। और आज की स्थिति ये है कि भाई नहीं, हम ऐसा करना चाहते हैं। एक कानून पारित हो गया है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पारित किया है, परंतु इसमें सबसे बड़ा जो नेगेटिव रोल मैं देखूंगा वो विरोधी दल जो हैं यहाँ पे अपने राजनीतिक उद्देश्य के कारण ये सब कर रहे हैं। मेरा तो सीए के ऊपर कंक्लूडिंग रिमार्क ये होगा कि जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो भी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करें। ये देश केवल जो रूलिंग पार्टी है उसकी नहीं है, सबकी देश है। हाँ, सबका देश है। और जहां जहां आप जाके बात कर रहे हैं, आप बात करिए कि सीए क्या है। केवल इसको ये कहना कि भाई सरकार की जिम्मेदारी, ठीक है, सरकार अपनी जिम्मेदारी कर रही है, नहीं कर रही है, आने वाले समय में लोग बताएंगे। अगर आप विरोधी हो और आप एक ओपोजिशन, मतलब कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की रोल प्ले करना चाहते हो, तो आप भी जाइए, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। हाँ, एक जिम्मेदार। तो ये जिम्मेदारी की जहां तक बात है, पहले तो ये है कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि केवल और केवल हम अपने राइट्स की बात ना करें। और प्रियम्बल अगर हम दिखा के लोगों को कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A ड्यूटीज की भी बात करती है। तो आप अपने आप को भी पूछिए कि जो आप कर रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन से सहमति है क्या उसकी, कि आप अगर देश में कुछ अराजकता इस तरह से फैलने की एक संभावना बन रही है तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत है क्या? केवल प्रियम्बल दिखा के ये कहना है कि भाई हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, उससे नहीं होगा। आज स्थिति में उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप नेगेटिविटी फैलाना बंद करिए। उसका 2 कारण है। पहला ये कारण है, आप अगर डेमोक्रेसी को मानते हो और पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से इसको पास किया, मेजोरिटी से पास किया, पहली बात तो ये। आप अगर डेमोक्रेसी में मानते हो, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, 140 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, आप वेट करिए। अगर आपको लगता है कि सीए को स्टे करना चाहिए तो आप पिटिशन दाखिल करिए ना, आपको किसी ने रोका नहीं है। 140 अगर पिटिशन वहाँ पे ऑलरेडी पेंडिंग है कि सीए की वैधता को चैलेंज करते हुए, तो आप एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल करिए, कहिए जनाब कि आप उसको स्टे लगाइए। आप वो करेंगे नहीं, क्योंकि स्टे अगर हो जाएगी तो यहाँ पे जो आपकी राजनीति रोटी आप सेकना चाहते हैं वो नहीं कर पाओगे। तो ये विषय है। जी, मैं संजय साहब से एक सवाल आखिरी में पूछना चाहूँगा, वो ये है कि सीए को आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स में कैसे देखते हैं? जस्ट फाइनल रिमार्क्स कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में सीए को कैसे देखते हैं? बड़ा कठिन सवाल है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इसमें दिलचस्पी ले रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। अब मीडिया किन वजहों से दिलचस्पी ले रही है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगा कि इसके तो नेशनल पर्सपेक्टिव है। हम देश के में दूसरे देश से जो प्रताड़ित लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है अगर सिर्फ कानून की बात करें तो इंटरनेशनली तो इस कानून का स्वागत होना चाहिए। बताने ये, क्योंकि देश दुनिया के दूसरे देशों में ये संदेश जा रहा है कि भारत दूसरे देश से जो माइनॉरिटीज़ हैं और वो जो ट्रबल्ड माइनॉरिटीज़ हैं जिन पर एक तरह से उत्पीड़न हुआ है, उनको अपने देश की नागरिकता देने को तैयार है और उसमें पहल की है। और एक संवेदनशीलता है उसमें, संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है, सरकार की संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है। इससे दूसरे देशों में सरकार का और हमारे देश का नाम एक तरह से गौरवान्वित होगा, बेहतर होगा। स्टूडियो में आए, बहुत अच्छे से एक थॉट प्रोवोकिंग वे में आपने बहुत सारे मिथ्स को ख़त्म किया, बहुत सारी रियलिटीज़ को सामने रखा, और सही अपने अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे आपने बताया, आपने कानून के अंदाज से बताया। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।